आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल कर रहे हैं जिसका प्लॉट किसी हॉलीवुड जासूसी थ्रिलर जैसा लगता है। बिल्कुल। सोचिए, रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन, स्पेशल फोर्सेस वाले अत्याधुनिक हथियार और इन सब के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ होने का शक। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के हालिया खुलासे की हकीकत है। और ये मामला सिर्फ कुछ हथियार पकड़े जाने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमें भविष्य की चुनौतियों की एक झलक दिखाता है। भविष्य की चुनौतियां? हाँ, जहां अपराध, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की लकीरें आपस में मिल जाती हैं। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक वेकअप कॉल है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा नेटवर्क काम कैसे कर रहा था। ये हथियार दुनिया के सबसे सुरक्षित बॉर्डर्स में से एक को पार करके भारत में कैसे पहुंचे, इसके पीछे कौन लोग हैं, और सबसे जरूरी सवाल, ये हमारी सुरक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है। तो चलिए इस हाईटेक तस्करी के पूरे ऑपरेशन की परतें खोलते हैं। और साथ ही ये भी देखेंगे कि इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भविष्य में क्या-क्या करना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हुआ क्या? दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक खुफिया जानकारी मिली, एक टिप मिली। हाँ, जिसके आधार पर उन्होंने एक बड़े रैकेट का पर्दा उठाया। ये गिरोह ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में विदेशी पिस्तौलें और गोलियां ला रहा था। और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। हाँ, 4 गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। जो हथियार मिले हैं वो कोई मामूली कट्टे या देसी बंदूकें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुल 10 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौलें मिली हैं और उनमें से कुछ वो तुर्की में बनी PX 5.7 मॉडल पिस्तौल हैं। PX 5.7? हाँ, ये नाम सुनने में ही अलग लगता है। ये वो हथियार नहीं है जो आपको आमतौर पर किसी अपराधी के पास मिलेगा। ये स्पेशल फोर्सेस का हथियार है। स्पेशल फोर्सेस का मतलब ऐसा क्या खास है इसमें? इसे स्पेशल फोर्सेस क्यों इस्तेमाल करती हैं? इसकी खासियत इसकी गोली में है। ये एक छोटी लेकिन बहुत तेज रफ्तार वाली गोली फायर करती है। अच्छा। जिसे खास तौर पर बॉडी आर्मर यानी बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने के लिए बनाया गया है। अरे वाह, मतलब ये बुलेट प्रूफ जैकेट के भी आर पार हो जाती है। हाँ, इसीलिए ये एक खतरनाक और विशिष्ट हथियार माना जाता है। और स्थानीय गैंगस्टरों के हाथ में इस हथियार का मिलना ये वैसा ही है जैसे किसी फैमिली कार में फॉर्मूला 1 रेसिंग का इंजन लगा देना। मतलब पूरी तरह से बेमेल। बिल्कुल, और एक बहुत बड़े खतरे का संकेत देता है। और सिर्फ पिस्तौलें ही नहीं है, उनके साथ 92 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। हाँ, 92 कारतूस। इसका मतलब ये कोई सैंपल नहीं था, बल्कि एक पूरी रेडी टू यूज किट थी। मतलब ये किसी योजना का हिस्सा थी जिसे तुरंत अंजाम दिया जाना था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये इतने खतरनाक हथियार जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेज सकते हैं, वो पंजाब में, मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा सर्वेल्ड बॉर्डर्स में से एक को पार कैसे कर गए? और यहीं पर इस गिरोह का हाईटेक तरीका सामने आता है। वो जमीन का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे। तो फिर? वे हवा का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना था जिस पर पारंपरिक सुरक्षा उपायों की नजर कम पड़ती है। यानी ड्रोन? लेकिन सीमा पर तो रडार भी लगे होते हैं, क्या वे ड्रोन को नहीं पकड़ सकते? ये कोई साधारण खिलौने वाले ड्रोन नहीं थे, ये कस्टमाइज्ड ड्रोन थे जिन्हें खास तौर पर इस काम के लिए मॉडिफाई किया गया था। मॉडिफाइड? कैसे? ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते थे, जिसे नैप ऑफ द अर्थ या लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग कहते हैं। लो एल्टीट्यूड? हाँ, जमीन से कुछ 100 फीट ऊपर। इससे ये पेड़ों और इमारतों के पीछे छिप जाते हैं और सीमा पर लगे ज्यादातर रडार सिस्टम्स के क्लटर में खो जाते हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने हमारी सुरक्षा का एक ब्लाइंड स्पॉट ढूंढ निकाला था। बिल्कुल। और फिर ये ड्रोन हथियार डिलीवर कैसे करते थे? उनका तरीका भी उतना ही सटीक था। कैसे? पाकिस्तान में बैठा हैंडलर ड्रोन को एक पहले से तय GPS लोकेशन के लिए प्रोग्राम करता था। इन लोकेशंस को ड्रॉप पॉइंट कहा जाता है। ड्रॉप पॉइंट? हाँ, ये अक्सर सीमा के पास सुनसान खेत या ऊबड़-खाबड़ इलाके होते थे। ड्रोन वहां पहुंचकर पैकेज गिराता और वापस लौट जाता। और फिर भारत में मौजूद गिरोह के सदस्य जाकर उसे उठा लेते थे? बिल्कुल, पूरा ऑपरेशन किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह किया जाता था। लेकिन ये तो सिर्फ ड्रोन की बात हुई, अगर वो पैकेज किसी चेक पॉइंट पर पकड़ा जाता तो? एक्सरे मशीन में तो हथियार दिख ही जाते। उन्होंने इसका भी इंतजाम कर रखा था। ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बताइए। वो हथियारों को कार्बन कोटेड पैकेजिंग में लपेटते थे। कार्बन कोटेड? रुकिए,
ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स पर कार्बन की परत चढ़ाई जाती है ताकि वे रडार से बच सके? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो क्या वे उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल एक्सरे के लिए कर रहे थे? बिल्कुल। कार्बन की ये परत एक्सरे किरणों को या तो सोख लेती है या उन्हें बिखेर देती है। इससे स्कैनर के लिए ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि पैकेज के अंदर क्या है। अविश्वसनीय। मतलब उन्होंने सिर्फ सीमा पार करने की नहीं, बल्कि देश के अंदर पकड़े जाने से बचने की भी पूरी तैयारी की थी। ये तो मतलब हर कदम पर वो सुरक्षा एजेंसियों से 2 कदम आगे सोच रहे थे। बिल्कुल। ड्रोन, जीपीएस ड्रॉप्स, स्टेल्थ पैकेजिंग और पैसों का लेन देन। जाहिर है वे ऑनलाइन ट्रांसफर तो नहीं कर रहे होंगे। पैसों का लेन देन भी उतना ही गुप्त था। इसके लिए 2 तरीकों का इस्तेमाल हो रहा था, हवाला चैनल और प्रॉक्सी अकाउंट्स। हवाला तो समझ आता है, पर ये प्रॉक्सी अकाउंट्स? प्रॉक्सी अकाउंट मतलब किसी गरीब या अनजान व्यक्ति के नाम पर खोले गए खाते, ताकि असली मालिक का पता ही न चले। मकसद एक ही था, एक ऐसी घोस्ट ट्रेल बनाना जिसे ट्रैक करना नामुमकिन हो। और इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए वे आपस में बात कैसे करते होंगे? इसके लिए वे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते थे। सिक्योर मैसेजिंग एप्स? हाँ, जिन्हें डिक्रिप्ट करना लगभग नामुमकिन है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे लगातार अपनी रणनीति बदलते रहते थे। ड्रॉप लोकेशन और समय आखिरी मिनट पर बदले जाते थे, ताकि अगर पुलिस उनकी बातचीत सुन भी रही हो तो भी उन्हें गलत जानकारी मिले। हाँ, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल भी था। तो अगर हम इस सबको एक साथ देखें, रडार से बचने वाले ड्रोन, एक्सरे से बचाने वाली पैकेजिंग, बिना निशान छोड़े पैसे का लेन देन और एन्क्रिप्टेड बातचीत, ये किसी सामान्य अपराधी गिरोह का काम नहीं लगता। नहीं लगता। ये तो किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन की तरह लग रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक सैन्य ऑपरेशन जैसी सटीकता और योजना को दिखाता है। ये बताता है कि इस नेटवर्क के पीछे जो लोग हैं वो सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि तकनीक, रणनीति और खुफियागिरी के भी माहिर हैं। तो फिर ये लोग हैं कौन? पुलिस ने किन-किन को पकड़ा है? पुलिस ने सबसे पहले जाल बिछाकर पंजाब के 2 लोगों को पकड़ा, मनदीप सिंह और दलविंदर कुमार। ये पहली कड़ियां थीं? हाँ, शायद। और जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, एक गिरफ्तारी से पूरी चेन खुलनी शुरू हो जाती है। हाँ, इनकी पूछताछ से 2 और नाम सामने आए, उत्तर प्रदेश के रोहन तोमर और अजय उर्फ मोनू। और ये भी एक चौंकाने वाली बात है। क्यों? मतलब हथियार पाकिस्तान से पंजाब में आ रहे थे और फिर वहां से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपराधियों तक पहुंचाए जा रहे थे। ये सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य का मुद्दा नहीं है, ये देश के अंदरूनी हिस्सों तक फैल चुका है। बिल्कुल। और यहाँ से ये तस्वीर और भी बड़ी और खतरनाक हो जाती है। जब जांच एजेंसियों ने इन कड़ियों को जोड़ा तो एक अंतर्राष्ट्रीय लिंक भी सामने आया। अंतर्राष्ट्रीय? हाँ, अमेरिका में रहने वाला गैंगस्टर सोनू खत्री, जो मूल रूप से पंजाब का है, सूत्रों के मुताबिक वो इस पूरे नेटवर्क को विदेश में बैठकर ऑपरेट करने में एक अहम भूमिका निभा रहा था। तो ये नेटवर्क पंजाब से उत्तर प्रदेश और वहां से अमेरिका तक? हाँ, लेकिन सबसे चिंताजनक पहलू तो इसका पाकिस्तान कनेक्शन है ना? बिल्कुल, और यही इस मामले का सबसे डरावना सच है। आरोप है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है। आईएसआई? और अगर ये सच है तो ये इस मामले को सिर्फ हथियारों की तस्करी से उठाकर हाइब्रिड वॉरफेयर यानी एक छद्म युद्ध के स्तर पर ले जाता है। हाइब्रिड वॉरफेयर? यहाँ जो सबसे खतरनाक पैटर्न दिख रहा है उसे हम आतंकवाद की फ्रेंचाइजिंग कह सकते हैं। आतंकवाद की फ्रेंचाइजिंग? ये एक बहुत भारी शब्द है। इसका मतलब क्या है? फिर वो क्या करते हैं? वे बस पहले से मौजूद आपराधिक नेटवर्कों को ढूंढते हैं जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना होता है। आईएसआई उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हथियार और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराती है। अच्छा। अपराधी अपना मुनाफा कमाते हैं और आईएसआई का भारत को अस्थिर करने का मकसद पूरा हो जाता है। अपराधी सारा जोखिम उठाते हैं जबकि असली मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे सुरक्षित रहता है। ये उनके लिए एक विन विन सिचुएशन है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बुरा सपना। तो इस सब का हमारी सुरक्षा के लिए असली मतलब क्या है? ये हमारे लिए क्यों इतना मायने रखता है? इसका पहला और सबसे सीधा मतलब ये है कि हमारी पारंपरिक सीमा सुरक्षा प्रणाली को एक नई और गंभीर चुनौती मिल रही है। कैसे? देखिए, सीमा पर बाड़ लगाना, गश्त बढ़ाना, ये सब जमीन पर होने वाली घुसपैठ को रोकने में कारगर हैं। लेकिन जब खतरा हवा से आ रहा हो तो ये तरीके नाकाफी साबित हो सकते हैं। और जाहिर है PX 5.7 जैसे हथियार अगर गलत हाथों में पड़े तो उनका इस्तेमाल टारगेट किलिंग, गैंग वॉर या यहाँ तक कि आतंकवादी हमलों में भी हो सकता है।
और यहीं पर हाइब्रिड खतरे की बात आती है। सोचिए, मनदीप सिंह या रोहन तोमर जैसे लोग शायद खुद को सिर्फ एक अपराधी समझते हों, जो पैसा कमाने के लिए हथियार सप्लाई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अनजाने में या जानबूझकर वे एक बड़े भू राजनीतिक खेल का मोहरा बन जाते हैं। यहाँ अपराध और आतंकवाद के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो जाती है कि ये कहना मुश्किल है कि कौन अपराधी है और कौन आतंकवादी। तो अब आगे क्या होगा? पुलिस की जांच अब किस दिशा में जाएगी? अब जांच का फोकस 2 मुख्य सवालों पर होगा। पहला, ये नेटवर्क असल में कितना बड़ा है? ये 4 गिरफ्तारियां तो शायद सिर्फ शुरुआत हैं। बिल्कुल, ये तो शायद सिर्फ इस विशाल आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा हो। असली खिलाड़ी कौन है, सोनू खत्री जैसे विदेशी लिंक की पूरी भूमिका क्या है, इन सब की गहराई से जांच होगी। और दूसरा सवाल, शायद सबसे जरूरी सवाल, इन हथियारों का अंतिम खरीदार कौन था? बिल्कुल, इन हथियारों का अंतिम गंतव्य ही इस नेटवर्क के असली इरादे को उजागर करेगा। क्या ये हथियार किसी गैंगस्टर को बेचे जाने थे या फिर किसी स्लीपर सेल को दिए जाने थे, जिसकी योजना कुछ और बड़ा करने की थी? हाँ, इस सवाल का जवाब मिलना देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और क्या इस घटना के बाद हमें सीमा सुरक्षा में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? उम्मीद तो यही है। इस घटना के बाद पंजाब जैसी संवेदनशील सीमाओं पर ड्रोन रोधी निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। मतलब नई टेक्नोलॉजी? हाँ, नए तरह के रडार, ड्रोन को जाम करने वाली जैमर और शायद ड्रोन को मार गिराने वाली लेजर या दूसरी तकनीकें। अब हमें सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमान पर भी 24 घंटे नजर रखनी होगी। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यह है कि कैसे ड्रोन, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह और विदेशी खुफिया एजेंसियों का एक कॉकटेल हमारी सुरक्षा के लिए एक नया और बहुत गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। हाँ, ये सिर्फ हथियारों की तस्करी का एक मामला नहीं है। नहीं, ये भविष्य की चुनौतियों की एक डरावनी झलक है। हाँ, और एक बात जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या? इस पूरी चर्चा में हमने ड्रोन का इस्तेमाल देश में हथियार लाने पर केंद्रित रखा है। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर आपराधिक नेटवर्क इस तकनीक में इतनी महारत हासिल कर सकते हैं, तो क्या वे इसका इस्तेमाल देश के भीतर मौजूद टारगेट्स के लिए नहीं कर सकते? आपका मतलब है कि देश के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में कुछ भेजने के लिए, या उससे भी ज्यादा? सोचिए, अगर एक गिरोह दूसरे गिरोह पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करे, या किसी वीआईपी को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। यह तकनीक सिर्फ सीमा पार तस्करी तक ही सीमित नहीं रहेगी। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में आंतरिक सुरक्षा के लिए किस तरह की नई चुनौतियां तैयार हो रही हैं, जिनका सामना करने के लिए हमारी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अभी से तैयार रहना होगा। बिल्कुल, खतरा सिर्फ हमारी सीमाओं पर नहीं, बल्कि हमारे शहरों के आसमान में भी मंडरा सकता है।